ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो अटेंड करेगा क्लास उससे बन जाएगी। और मान लो पी ब्लॉक से कम खाली एक चैप्टर पी ब्लॉक से मिनिमम कम से कम इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स 100, एक तो 5 नंबर का इससे आने ही आने हैं 100% से हो रहे, 2-3 ऑब्जेक्टिव इससे आने ही आने 100% से हो रहे, 1-2 नंबर का इससे आने ही आने हैं, मिनिमम 10 मार्क्स का इससे आएगा पी ब्लॉक से। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, भारी भरकम चैप्टर है, लेकिन बहुत सिंपल, सरफेस केमिस्ट्री से भी ज़्यादा सिंपल। एक बार पढ़ लोगे तो बेस आप समझ लो याद हो जाएगा, लेकिन थ्योरी बहुत है, टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब आपके सभी थ्योरेटिकल चैप्टर बचे हैं सिर्फ 3 चैप्टर को छोड़ के, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उनको भी हम बहुत जल्दी टच करेंगे। डाली हेडिंग टिंडल इफेक्ट, हेडिंग डालिए टिंडल इफेक्ट, टिंडल्स इफेक्ट, टिंडल्स इफेक्ट, टिंडल्स इफेक्ट, टिंडल्स टिंडल्स इफेक्ट। क्या है टिंडल इफेक्ट? सिर्फ 2 वर्ड याद कर लो और लिखते रहो जितना लिखना है। स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, लाइट का छितर बितर होना चमक के साथ, वही क्या कहलाता है हमारा टिंडल इफेक्ट। जब भी कोलाइडल पार्टिकल्स पे लाइट पड़ती है, वो लाइट को विदिन अ माइक्रो एंड पिको सेकेंड अब्जॉर्ब करता है और फिर उसको डिफरेंट कलर में रीच करता है। वो डिपेंड करता है कि किस वेवलेंथ की लाइट उससे जाके टकराई है, किस फ्रिक्वेंसी की लाइट, ठीक है ना। अगर वो विजिबल रीजन में होगी तो हमें दिखेगी, नहीं तो हमें नहीं दिखेगी। जैसे हम फ़ोन वगैरह लगाते हैं तो ये कौन सी वेव्स होती हैं? माइक्रोवेव्स, ये हमें नहीं दिखती हैं, है ना। अब आप एक्सरे वगैरह भी कराया हो किसी ने, तो वहाँ से एक्सरे वो भी विजिबल नहीं होती हैं। आपकी यूवी वेव भी विजिबल नहीं है, आईआर वेव भी विजिबल नहीं है, सिर्फ विजिबल रेडिएशन ही हमें दिखती है जो बिग गोर आपका स्पेक्ट्रम बनाती हैं। तो हम बोल रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल की एक खास बात होती है कि अगर ये लाइट के कांटेक्ट में आ जाए तो विदिन अ माइक्रो एंड पिको सेकेंड, कितना छोटा समय है, आप ये समझ लो आपकी आँख जो एक बार ब्लिंक करती है उसका 1000 टाइम्स है समय, इतना छोटा समय है आपका। जो एक बार आपकी आँख ब्लिंक करती है उसका 1000 टाइम्स, इतना छोटा समय, उसको शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। इतनी फास्ट प्रोसेस होगी, जितनी फास्ट कि हमने स्विच ऑन किया और लाइट जल गई, इतनी ही फास्ट प्रोसेस वो होती है। ये स्विच ऑन किया और लाइट जल गई, और कब पूरे कमरे में लाइट चलेगी हमें पता भी नहीं चला, लाइट की स्पीड जैसे ही वो प्रोसेस होती है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट से जैसे ही हिट करेगी लाइट उस पर, लाइट को ऑब्जर्व करेंगे और इमिट करना चालू कर देंगे। लाइट को क्या चालू कर देंगे? स्कैटरिंग कर देंगे। उसका स्कैटरिंग वो किसके साथ करेंगे? चमक के साथ, इल्यूमिनेशन के साथ करेंगे। द इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल। सबसे पहले इसको टिंडल जी ने देखा था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये आपका, और टिंडल इफेक्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ना उसकी खोज में टिंडल इफेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। आपके जिगमॉन्टी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि इन पार्टिकल का जो टिंडल इफेक्ट है वो माइक्रोस्कोप से अच्छे से नहीं दिखता, तो उन्हें टिंडल इफेक्ट के साथ और गहराई में जाके और सूक्ष्म से सूक्ष्म और जो बहुत गहरे पार्टिकल्स को देख सके, इस प्रकार का माइक्रोस्कोप बनाया। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी में भी टिंडल इफेक्ट का आपका बहुत बड़ा हाथ है, जिसे जिगमॉन्टी ने बनाया था। तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? लाइट की स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन, किसके द्वारा? कोलाइडल पार्टिकल के। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। हमेशा कौन से करेंगे? कोलाइडल पार्टिकल। और सस्पेंशन नाम के पार्टिकल्स हमारे अर्थ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, हवा वो कहाँ आ जाते हैं? नीचे। उनकी इतना ज़्यादा उनका वेट होता है, ग्रेविटी उसको हाई आर्ट टेंशन से अपनी तरफ खींचती है, तो सस्पेंशन आपको हवा में कहीं मिलने नहीं है, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। ट्रू सॉल्यूशन बहुत पड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि लाइट को वो अब्जॉर्ब कर सके 1 नैनोमीटर। तो अब कौन से रेंज की पार्टिकल बचे हमारे एटमॉस्फेयर में जो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे? 1 to 1000 नैनोमीटर। तो यही हमारा होता है टिंडल इफेक्ट। लिखिए इसमें द स्कैटरिंग and illumination of light by colloidal
by colloidal particles present in कोलाइडल सोल्यूशन भी ले सकते हो, कोलाइडल सॉल्व भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, हालांकि एक्यूरेट तो सॉल्व ही है। प्रेजेंट इन कोलाइडल सोल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्व भी लिख सकते हो आप, सोल्यूशन लिख सकते हो। इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इज कॉल्ड द स्कैटरिंग, लाइट का छितर बितर होना, किसके साथ? चमक के साथ। द स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। हमें इसमें से दो ही वर्ड याद रखने हैं, स्कैटरिंग, इल्यूमिनेशन। बाकी तो हम जानते हैं, जिग जैग मूवमेंट लिख देते तो टिंडल ब्राउनियन मूवमेंट बन जाती, सेम लैंग्वेज उसकी है। और स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन लिख दिया तो ये टिंडल इफेक्ट। समझ जाओ टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या? लाइट का छितर बितर होना चमक के साथ, इल्यूमिनेशन के साथ, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसके पहले ये जो हमने लिखी है लाइन, इसके पहले एक लाइन लिख लो, छोटी सी हम मिस कर गए। ऑब्जर्व्ड बाई टिंडल। हाँ, इसके ऊपर लिख लो, नीचे भी लिख सकते हो पर अच्छा रहेगा ऊपर लिख लें। ऑब्जर्व्ड बाई टिंडल, टिंडल के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। पूरा नाम उनका जे टिंडल है, जेम्स टिंडल, लेकिन सिर्फ टिंडल बोल सकते हो आप लोग। और इसकी कोई वो नहीं है, ऐसे लिखवा दिया हमने, बन जाएगा आपको। द स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंट इन कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बात समझ में आ गई? बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल लिखिए। आकाश का रंग नीला होना। पहला नंबर, आकाश है कहाँ ये बताओ हमें। कितने किलोमीटर ऊपर जाएं कि हमें आकाश मिल जाए, उस पर जाके खड़े हो जाएं? कहीं ऊपर कोई ऐसा आकाश है जैसा हमें नीचे से दिखता है? कोई आकाश नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेयर है। सिर्फ क्या है? हवा का घेरा है पूरा, और ये भी एक लिमिटेड दूरी तक ही है। उसके बाद मीडियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जहाँ से सनलाइट हमारे पास आती है वहाँ कोई मीडियम नहीं होता है, बिना मीडियम के ट्रेवल करके आती है वो। और लाइट ही एक आपकी ऐसी चीज़ है जो बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, बाकी कोई चीज़ बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे हमारा साउंड है, ये बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर हम वैक्यूम में कितना भी चिल्लाएंगे, किसी को हमारी आवाज़ कभी नहीं सुनाएगी। साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम चाहिए, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की एयर काम करती है। लेकिन लाइट जो हमारी सन से यहाँ तक आती हैं, अर्थ में तो उसको मीडियम मिल जाता है, लेकिन वहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो हमारे आकाश में सिर्फ एटमॉस्फेयर है। अब ये एटमॉस्फेयर आप ऊपर जाते जाओगे ना, ऊपर से आपको नीला नहीं दिखेगा, नीचे से ही नीला दिख रहा है आपको। रीजन क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस हैं, कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, वेरियस पार्टिकल्स हैं, जो किस रेंज में हैं? कोलाइडल रेंज में हैं। और वो क्या करते हैं? सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और इमिट करते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग लाइट इमिट करते हैं। जैसे कि शाम के समय थोड़ी सी नारंगी कलर की लाइट इमिट करते हैं जब सन आपका सेट होता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। सुबह के समय भी इनकी कुछ लाइट नारंगी कलर की होती है आपकी ना। जो इवनिंग का समय होता है उस समय मिक्स लाइट इमिट होती है आपकी। और जनरली जो हमारा आफ्टरनून का समय होता है उसमें आप देखोगे कि जो हमारा लाइट होती है वो नीली दिखती है। तो हमें आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है? मैक्सिमम टाइम ब्लू कलर का दिख रहा है। तो ये कोई आकाश का कलर नहीं है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। और विजिबल रीजन में कौन सी लाइट को इमिट कर रहे हैं? अलग अलग लाइट को। मोस्टली कौन से करते हैं? ब्लू कलर। तो मैक्सिमम टाइम्स हमें आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है। अगर आकाश नीला होता तो रात को भी हमें जो चांद की रोशनी है, तारों की रोशनी है, थोड़ा बहुत दिखता है, नीला ही दिखता है वो हमें। तो वो उस समय हमें नीला नहीं दिखता है। तो आकाश का नीला दिखना, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। वाई कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, नीला क्यों दिखता है? आंसर है स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर। या 1 वर्ड में आंसर है ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल है। अच्छा, समुद्र का पानी भी आप लोग देखना मैक्सिमम टाइम्स नीला दिखता है।
उसके दो रीजन हैं, एक रीजन नहीं है। एक तो समुद्र के पानी में ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा घुली रहती है, ठीक है ना, तो उसके कारण ध्यान रखना जो पानी जितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आ रहा है साइन मारते हुए, उसमें ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा है, और जो आपका मडी टाइप्स का आ रहा है उसमें CO2 उतनी ज़्यादा है। तो पानी का कलर देख के भी पता किया जा सकता है। तो जो हमारे जो सागर हैं, ओशियन है, जो महासागर है, उनका भी कलर जितने टाइम्स नीला दिखता है उसका भी रीजन है जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े हुए हैं, जो सॉल्ट पड़े हुए हैं, वो किसको इमिट कर रहे हैं, उस कलर की लाइट को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी। ठीक है, इसका आंसर अभी तो सब एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो सीधे हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन जब हम इसको आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाएंगे वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, तो आंसर आपको अब यहीं से पता होना चाहिए। ये है आंसर, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जे इसका आंसर है, यही आंसर हम लिखवाते हैं। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सन क्या है? प्लेनेट है, सब प्लेनेट है, स्टार है क्या सन? स्टार है, ये सभी लोग जानते हैं सन स्टार है। तो सन हमें एक अलग फॉर्म में दिखता है, दूसरे स्टार हमें अलग फॉर्म में दिखते हैं, ऐसा क्यों? दूसरे स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, सन हमें ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखता। इसके पीछे रीजन क्या है? वो भी स्टार है। आपको शायद एक बात बता दें हम, सन एक बहुत छोटा स्टार है, पृथ्वी से तो 1000 गुना बड़ा है, हजारों पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकती है, बहुत बड़ा है, लेकिन जो दूसरे स्टार है उसकी तुलना में वो बिल्कुल नगन है, बहुत छोटा स्टार है वो, है ना। जो सन है वो हमारी अर्थ के काफ़ी करीब है, ऐसे तो बहुत दूर है, ठीक है ना, लेकिन दूसरे स्टार्स की तुलना में क्या है, बहुत करीब है, तो उसकी रोशनी हमारे तक आ जाती है। और दूसरे जो स्टार हैं आपके, उनकी यूनिवर्स में पता नहीं कितने आपके टाइम ईयर, आप जानते हो ना इनकी दूरी किस में करते हैं, टाइम ईयर में ही करते हैं ना, इनके लिए क्लॉक नहीं है। आपका जो प्रकाश लाइट ईयर, सॉरी कौन सा होता है, लाइट ईयर में ही इनकी डिस्टेंस मेजर की जाती है ना, तो कितने लाइट ईयर दूर है ये नहीं पता। अब वो स्टार्स आपको कभी भी ऐसे नहीं दिखेंगे कि एक रोशनी इमिट कर दी उनने तो बस वही इमिट किए जा रहे हैं। आपको ऐसे दिखेंगे जैसे कि थोड़े थोड़े से बंद हो रहे हैं, बुझ रहे हैं, फिर जल रहे, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विंकलिंग। वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिख रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी बताया जाता है कि जो स्टार्स हैं इनके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में कई ऐसी गैसेस हैं, कई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किस रीजन में आ जाते हैं, आपके कोलाइडल रीजन में, और उन स्टार से जो एनर्जी निकल रही है वो उनको अब्जॉर्ब करते हैं और विद इन माइक्रो पिकोसेकंड में फिर रिलीज करते हैं, फिर अब्जॉर्ब करते हैं, फिर रिलीज करते हैं। पर ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें वो ऐसे लगेगा नहीं कि स्टार ने बंद और बुझा, ऐसा नहीं, सिर्फ आपको ऐसा दिखेगा कि वो लाइटली जब बंद, लाइट अब्जॉर्ब किया फिर जला, फिर अब्जॉर्ब किया फिर जला, सिर्फ आपको वो दिखेंगे ट्विंकलिंग करते थे। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का भी क्या रीजन है आपका, टिंडल इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जिसका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। कभी आप लोगों ने प्रोजेक्टर वगैरह की लाइट देखी है? प्रोजेक्टर की दिख जाती है ना, वो लाइट नहीं दिखती है, वो लाइट जो कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा स्कैटरिंग होती है उसके कारण वो पाथ हमें दिखने लगता है। कभी भी आप लोगों ने सिनेमा हॉल में, अब तो हालांकि प्रोजेक्टर का सिस्टम काफ़ी हद तक बंद हो गया सिनेमा हॉल में, लेकिन कभी आपने सिनेमा हॉल में देखा हो या कभी प्रोजेक्टर, कभी आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्टर देखा हो, तो आप देख रहे जब प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलती है वो हमें दिख जाती है, वो हमें दिखती है कि निकल रही है, और उस लाइट में आपको आसानी से पार्टिकल्स भी दिख जाएंगे, जैसे झिलमिलाते हुए, रैंडमली मूव करते हुए। तो वो पाथ हमें दिख रहा है, इसका एक ही रीजन है कि उस पाथ में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो लाइट को क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अब आप कहोगे सर हमें वो उतना क्लियर नहीं दिखता है कि बहुत बढ़िया स्कैटरिंग हो रही है, तो उसके लिए आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जिस दिन आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा के उन लाइट के पार्टिकल्स को देख लोगे, आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा सूरज लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, इमिट कर रहा है, और क्लियर फिनोमिना आपको दिखेगा। पर अल्ट्रा या माइक्रोस्कोप की सहायता से भी आप उसको देख सकते हो। जो पार्टिकल्स होते हैं जब इनको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा कि पार्टिकल्स किस प्रकार से एनर्जी को रिलीज कर रहा है। हमें वो नहीं दिखती उतनी साफ नेक्ड आई से, उसके लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए। तो जो हमारी लाइट बीम पाथ जो होता है, पाथ ऑफ लाइट बीम होता है, जो पास थ्रू प्रोजेक्टर होता है, वो हमें विजिबल होता है, दिखता है। रीजन
टिंडल इफेक्ट। इसका रीजन भी क्या है? टिंडल इफेक्ट। तो थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, द पाथ ऑफ लाइट projected through projector is visible region due to Tyndall effect, is visible due to Tyndall effect, due to Tyndall's effect, due to Tyndall effect। आप लोगों ने पुच्छल तारा, इनको कॉमेट बोलते हैं, देखे हैं कभी? हमने तो कई बार देखे हुए हैं। कॉमेट आसमान से गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आग का गोला फेंक दिया हो, सीधे ऐसा भड़बड़ाता हुआ धरती की तरफ आता है। हमारे साइड कम गिरता है, बाहर साइड है आपके कुछ रीजन्स हैं वहाँ तो ये गिरते ही रहते हैं आपके छोटे मोटे पुच्छल तारे साहब के। कुछ होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से अर्थ के अंदर इंटर कर जाते हैं तो वो हमारे अर्थ पे पहुँच जाते हैं, बाकी तो यूनिवर्स में खो जाते हैं। आप लोगों को बहुत सारे टूटे तारे हुए दिखते होंगे, है ना? तो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है अर्थ की ग्रेविटी की तरह खिंच के, तो वो हमारे अर्थ में गिरता है। वो लगता है छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता, चट्टान के रूप में हो सकता है, बड़ा भारी आपका कॉमेट जो होता है। तो वो कहाँ गिरा? तो हमारे अर्थ में भी आ जाता है, कई जगह यूनिवर्स भी। तो आपने देखा होगा जो वो कॉमेट है, जब आपके इसके टूटने के कई कारण हो सकते हैं कि अर्थ में कोई प्लैनेट्स वगैरह टकरा गए हों या कुछ भी टकरा गया हो तो उन चट्टानें टूट के निकल आए, या कोई किसी प्लैनेट की ग्रेविटी से छूट गया हो कोई, ठीक है ना, तो वहाँ से निकल के बाहर आ गया। तो ये सब ग्रेविटी के इफेक्ट के सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण चीज़ें हमारे यूनिवर्स में स्टैटिक हैं। उनमें से कोई एक आध फोर्स कमज़ोर पड़ेगा तो वो नहीं वहीं घूम के आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो आता है कॉमेट तो हमें उसके पीछे आपको सीधे एक फायर टाइप की दिखेगी, आग जैसी, है ना, वो ऐसी आती है। तो उसका भी रीजन है टिंडल इफेक्ट। जो वो आग का गोला होता है वो इतना गर्म होता है कि वो जब दौड़ता है यहाँ से तो अपने आसपास के पार्टिकल्स को एनर्जी देते हुए जाता है, तो वो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की और फिर इमिट की। तो वो हमें जो टेल दिखती है कॉमेट की, उसका रीजन भी क्या है आपका? टिंडल इफेक्ट। तो फोर्थ एग्जाम्पल लिखिए, विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट। पुच्छल तारा बोल सकते हो आप इसे। विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट, विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट, विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट। अब इनमें से कम 2 एग्जाम्पल्स आपको मस्ट है, आनी ही चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स आपको मस्ट है, आनी चाहिए। लिख लिया? विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट, ठीक है ना। चलिए इसे कि नीचे लिखिए आप, नीचे से लिखिए, ड्यूरिंग टिंडल इफेक्ट, टिंडल जब भी लिखना तो कैपिटल से लिखना, फर्स्ट लेटर, साइंटिस्ट का नाम है क्योंकि। ड्यूरिंग टिंडल इफेक्ट the path of light gets visible is called Tyndall cone. It's called Tyndall cone. During Tyndall effect, the path of light gets visible. It's called Tyndall cone. जो पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है जब टिंडल इफेक्ट होता है में, तो जो वो आपका
एरिया बन रहा है जहाँ पर ये सब फिनोमिना हो रहा है स्कैटरिंग इल्यूमिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स भरे हुए हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स भरे हुए हैं। ये लाइट है जो हमने प्रोजेक्टेड की है, बना लीजिए, साथ में ही बना लीजिए हमारे। ये लाइट है जो हमने प्रोजेक्टेड की है, यहाँ भरा हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन, यहाँ भरा हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है ना। खड़े हो विवेक, तुम, राज और आयुष तीनों खड़े हो बेटा। तो ये लोग तो क्या चल रहा था राज, तुम्हारा आयुष, तो कहाँ ध्यान है, हमें तो यहाँ नहीं देखा, जब आपने आपकी तरफ देखा, आप और आप दोनों विवेक की तरफ देख रहे थे। बैठिए, और फोकस हटना नहीं चाहिए। खांसी के लिए थोड़ी कुछ कह रहे हैं बेटा, हम फोकस के लिए कह रहे हैं। ये जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका टिंडल कोन। जो लाइट का जो एरिया चमक रहा है, दिस इज कॉल्ड टिंडल कोन। दिस इज कॉल्ड टिंडल कोन। आप चाहो तो लाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए किसी लेंस की सहायता भी ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो। टिंडल कोन हो, कोलाइडल सॉल्व हो गया, कोलाइडल सॉल्व। टिंडल इफेक्ट हो गया। बना लीजिए फास्ट। दो नंबर में आना है, इसलिए जल्दी से बनाइए कर। क्या है, द स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। उसको
द पाथ ऑफ लाइट गेट्स विजिबल ड्यूरिंग टिंडल इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल कोन, उसको हम टिंडल कोन कहते हैं। ये भी टिंडल कोन है, ये भी टिंडल कोन है, ध्यान रखिएगा। बन जाएगा, चले आएंगे अब, बन जाएगा। बहुत फास्ट बना लेना है आपको, एग्जाम में टाइम नहीं लगाना है, सीधे लिखना है। द स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सोल्यूशन कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ऑब्जर्व्ड बाय जे टिंडल। एग्जाम्पल लिख ले हुए, स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी, बन जाएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट एंड विजिबिलिटी द पाथ ऑफ बीम प्रोजेक्टेड थ्रू प्रोजेक्टर, जो हम प्रोजेक्ट के द्वारा प्रोजेक्टर के द्वारा जो लाइट को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसका पाथ भी हमें क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। उसका क्या रीजन है, टिंडल इफेक्ट होता है। द पाथ ऑफ लाइट गेट्स विजिबल ड्यूरिंग टिंडल इफेक्ट कॉल्ड टिंडल कोन। देखिए हेडिंग बनाई, एप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट डालिए हेडिंग। एप्लीकेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जिगमॉन्डी ने गोल्ड नंबर की डेफिनेशन दी थी, तो आगे आप इनसे एक बार और मिलोगे गोल्ड नंबर, ठीक है ना। जिगमॉन्डी साइलेंट है, जिगमॉन्डी डिस्कवर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप with the help of Tyndall effect, टिंडल इफेक्ट। तो पहला एप्लीकेशन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी में था इसका। तो एस साइलेंट है यहाँ पर। जिगमॉन्डी, इन्हीं ने गोल्ड नंबर भी दिया था, आपसे एक बार और मिलेंगे आगे। जिगमॉन्डी डिस्कवर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट। सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एंड लास्ट वन, इन distinguish between colloidal and true solution, इन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सोल्यूशन। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम टिंडल इफेक्ट के द्वारा कोलाइडल एंड ट्रू सोल्यूशन का, आप बता सकते हो आप? इन डिस्टिंग्विश, हमें एक कंटेनर में, देखो हम तो नहीं कर पाएंगे ना पता, नैक डाई से तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना। इन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सोल्यूशन कैसे पता करेंगे हम? हाँ देखो, एक गिलास ले लो, ट्रांसपेरेंट गिलास ले लो, एक में कोलाइडल सोल्यूशन ले लो और एक में ट्रू सोल्यूशन ले लो, ठीक है। अब कोलाइडल के पार्टिकल्स इतने बड़े भी नहीं होते कि अब नेक डाई से उनको देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ कोलाइडल के बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो नेक डाई से वो हमें नहीं दिख रहे हैं। तो आपसे कह दिया गया, दो ट्रांसपेरेंट गिलास दे दिए गए आपको, और कहा गया कि एक में कोलाइडल सॉल्व है आपका और एक में ट्रू पता करिए। तो हम सीधे टॉर्च उठाएंगे, अंधेरे कमरे में रखेंगे दोनों गिलास को, उनमें टॉर्च डाल देंगे। जिसमें कोलाइडल सोल्यूशन होगा बिल्कुल क्लियर, उसमें आपको पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल हो जाएगा, मतलब लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी, और दूसरे वाले में आपको कुछ नहीं दिखेगा, सीधे वो आपको कुछ पता ही ना चलेगा कि उससे लाइट पास हो रही कि नहीं। पहले वाले में आपको लाइट चमकती हुई दिख जाएगी, और ये दूसरा कंटेनर है, इसमें आपको पता ही ना चलेगा कि लाइट इससे जा रही कि नहीं, कोई पाथ नहीं
देखिएगा। तो किस द्वारा पता कर सकते हैं भाई? टिंडल इफेक्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड आपका कोलाइडल सॉल्ट एंड ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लूँ। ध्यान रखना कैसे बनाना है, ठीक है, यहाँ पर कोई पाथ नहीं बनाना। फिर सीधी, इसमें कोई पाथ नहीं बनाना है। अच्छा, आपने कभी आकाश की तरफ लाइट टॉर्च मारी हो तो आपकी लाइट का जो टॉर्च का पाथ है वो दिखता है अंधेरे में कहीं मारो। रीजन क्या? टिंडल इफेक्ट, इसी कारण से वो हमें दिखता है। तो देखिए, जो ट्रू सोल्यूशन होगा, सॉरी जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा, उसमें पाथ ऑफ लाइट आपको क्लियर विजिबल होगा, और जो ट्रू सोल्यूशन होगा उसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। यहाँ लाइट है, इसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा कि कुछ हो रहा है, फिर आपको दिखेगा ये गिलास रखा हुआ है, अंदर कोई घटना, कोई फिनोमिना आपको नहीं दिखेगा। और लाइट बाहर पास आके अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पड़े हैं एटमॉस्फेयर में तो दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो कुछ इस प्रकार से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल, है ना। तो इस प्रकार से आप ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन में फर्क पता कर सकते हैं। ये टिंडल इफेक्ट हो गया। बन गया। देखिए, हम क्या चाहते हैं, आपके नोट्स बहुत अच्छे हों, नहीं तो 2 नंबर का आंसर तो कब का हो चुका था, ये 2 से ज़्यादा का आना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको सब मटेरियल होना चाहिए। अब आपकी खुद की कैपेसिटी है, बढ़ाइए, जितना आप अच्छा लिखना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। एक पॉइंट हम इसका शुरू में मिस कर गए, अब वो हम कहाँ लिखवा दें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ लिखवा दें, वहाँ पर लिखवा दें, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। देखिए, क्या आपको ये बात पता है कि लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। क्लास 11th में हम आपको बता चुके हैं। मैक्स प्लांक ने बताया था कि लाइट किस फॉर्म में है, पार्टिकल के फॉर्म में। थ्योरी थी ना उनकी, E=hν। ये किसका सिंबल था? फोटोन का। फोटोन क्या होते हैं? बंडल्स ऑफ लाइट, पैकेट्स ऑफ लाइट, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। E=hν ये था। और लाइट की हमने वेव फॉर्म में क्या निकाली? वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी निकाली, है ना। तो लाइट दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, पार्टिकल्स फॉर्म में। इसका सबसे बड़ा जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? जो सन का स्पेक्ट्रम आता है, उस स्पेक्ट्रम में कई ब्लैक स्पेस आते हैं। तो उसका रीजन क्या है? उस ब्लैक स्पेस का आने का यही कि उस समय लाइट इमिट नहीं हुई है। तो लाइट किसके फॉर्म में आ रही है? एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा, लास्ट ईयर आप लोग
पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि लाइट का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। मतलब वेवलेंथ नेचर भी होता है आपका और पार्टिकल नेचर भी होता है। मूव करती है, पार्टिकल की तरह भी मूव कर सकती है, मतलब उसका कोई ना कोई मास भी होता है और एक निश्चित वेलोसिटी से भी वो मूव करती है, ठीक है। और वो वेलोसिटी है, सबको पता होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट ईयर हमने पढ़ाई है आपको। तो अब टिंडल इफेक्ट के लिए एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ बताई गई है। जो कोलाइडल पार्टिकल की साइज है वो है तो कितनी 1 to 1000 नैनोमीटर, लेकिन हम आपको बता दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये छोटे मोटे नैनोमीटर वाले पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। हालांकि वो कोलाइडल पार्टिकल्स है। लायोफिलिक क्या आपका शो करता है टिंडल इफेक्ट? नहीं। तो लायोफिलिक की यही खासियत है कि उसमें पार्टिकल की साइज छोटी वाली जाती है, 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट के लिए साइज ऑफ पार्टिकल कम से कम 200 नैनोमीटर के ऊपर होनी चाहिए, तभी वो शो करेंगे आपके, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट तभी शो होगा जब कोलाइडल पार्टिकल की जो साइज हो, जो वेवलेंथ के पार्टिकल, इसीलिए हमने अब इसको हमने वेव कोई पार्टिकल बोला तो आप लोग तुरंत घबरा जाते, इसीलिए हमने बताया कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो जो वेवलेंथ की साइज है, लाइट के वेवलेंथ की साइज है, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब आप लोगों को एक पॉइंट हम यहीं लिखवा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग देखो, हम बताएं एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का है तो कितना लिखना, सीधे डेफिनेशन, द स्कैटरिंग एंड इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सिचुएशन कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये आपको लिख देना है, 2 एग्जाम्पल लिख देने हैं और लिख देना है द पाथ ऑफ लाइट गेट्स विजिबल ड्यूरिंग टिंडल इफेक्ट कॉल्ड टिंडल कॉन। ये लिख देना है। ये स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। 2 जल्दी से एप्लीकेशन लिख देना है आपको। पहला आपका विद द हेल्प ऑफ जिंगमॉन्डी डिस्को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विद द हेल्प टिंडल इफेक्ट और इंडिस्टिंग्विश ट्रू से, ये 2 एप्लीकेशन। एक पॉइंट और लिख देना है आपको, जहाँ भी आपको पूरी थ्योरी में कहीं जगह मिले स्टार लगा के पॉइंट लिख रहे हैं, लिखिए थे हेड लगा के हम लिख रहे हैं पॉइंट। फॉर टिंडल इफेक्ट, फॉर टिंडल इफेक्ट, for Tyndall effect, the size of colloidal particles, बताओ ये कोलाइडल पार्टिकल्स हम किसको कहते हैं? रेंज के बेस पे तो बता दोगे, लेकिन फिर भी किसको कहते हैं? डीपी को। किसको कहते हैं हम? डिस्पर्स्ड फेज को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर टिंडल इफेक्ट द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डीपी, should not be lesser than wavelength, should not be lesser than size of wavelength, साइज ऑफ वेवलेंथ शुड नॉट बी लेसर देन साइज ऑफ वेव। पढ़ लीजिए, फिर दूसरा फिनोमिना पढ़ते हैं हम इसका, ठीक है, जल्दी से पढ़ लीजिए, कहीं डाउट हो पूछ लीजिए। तुरंत याद कर लीजिए, है ना, तुरंत। हमने कल आपको ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ाई थी और टिंडल इफेक्ट। तो 30 नंबर की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले पढ़ लो फिर लिख पाते हैं। बन जाएगा मिस्टर खताब? सुनाइए टिंडल इफेक्ट सुनाइए पूरा फास्ट, सुनाइए टिंडल इफेक्ट। नहीं हुआ याद? उसमें है क्या बेटा याद करने के लिए? कुछ तो है नहीं, एक बार पढ़ लेते तो याद हो जाता। चलो आइए सुनाओ। लाइट
ऑफ लाइट by colloidal present in colloidal solution sky temperature. ठीक है, एग्जाम्पल Sky and sea, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी एंड blue color of sky and sea, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट, विजिबिलिटी ऑफ लाइट ऑफ प्रोजेक्टर प्रोजेक्टेड इन सिनेमा हॉल। चलो टिंडल कौन बताइए उन्नति, टिंडल कौन क्या है? The Tyndall effect of light, the Tyndall effect of path of light. During Tyndall effect, the path of light gets visible is called Tyndall cone. डाली नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। वो एग्जांपल पढ़ते थे जो वाटर वाला और मिल्क डाल देते थे, हाँ इसी का हाँ Gas हाँ वो इसी Light का, डालते थे। हाँ इसी का है, लेकिन हमने लिखवाया नहीं। आप क्या करो, वाटर में 1 चम्मच मिल्क डाल दो, डिस्टिल वाटर लेके आओ। अगर वाटर में आपकी इम्प्योरिटीज है तो नहीं, वो टिंडल इफेक्ट शो कर देगा। डिस्टिल वाटर लेके आओ, जो बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है उसमें वाटर के अलावा, एक में 1 चम्मच मिल्क डाल दो, दूसरा पियो, तो जिसमें मिल्क डाला है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा और दूसरा वाला शो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैटाफोरेसिस, देखिए बड़े ध्यान से, व्हाट द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस का मतलब क्या है, देखिए आप। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कभी भी किसी कोलाइडल पार्टिकल्स पे 2 चार्ज एक साथ नहीं हो सकते हैं, ऑलवेज एक ही चार्ज होगा। या तो वो पूरा पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं सोल्यूशन में, वो सभी के सभी या तो कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है कुछ नेगेटिव चार्ज, नहीं तो वो कोलाइडल फॉर्म में आएगा ही नहीं। रीजन क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, और नीचे आके प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। या तो उनमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमारा यहाँ जो कोलाइडल पार्टिकल पड़ा हुआ है उस पर कौन सा चार्ज है, इसी चार्ज को पता करने की प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इसका नाम कैटाफोरेसिस भी होता है, एनाफोरेसिस भी होता है, ठीक है। कैटाफोरेसिस जब होगा जब चार्ज कौन सा होगा, कैटायन वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला, और एनाफोरेसिस कब होगा, जब चार्ज कौन सा होगा, एनायन वाला, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अर्लियर ऐसा माना जाता था कि कोलाइडल पार्टिकल पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कैटायन, तो उस हिसाब से इसका नाम रखा गया था कैटाफोरेसिस, ताकि हम अभी कैटा और एना दोनों लिखवाएंगे। तो अब इस कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है कैसे पता करें, तो हम क्या करें, यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दें, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दें, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दें। जिस तरफ एक कोलाइडल पार्टिकल मूव कर जाएगा उसका अपोजिट इस पर चार्ज होगा। अगर ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज, और अगर ये आप मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, अच्छा एनोड, बैटरी में ये आपका एनोड पॉजिटिव होता है, वो कैथोड नेगेटिव होता है, ध्यान रखिए। अगर वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है आपका, तो इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना। और आपके अगर ये मूव कर रहा है टूवर्ड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोलाइडल पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना, एक ही की तरफ करेगा, या तो इसमें सभी पॉजिटिव चार्ज होंगे या सभी नेगेटिव चार्ज होंगे, किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाना ही कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूवमेंट ऑफ कैटायन इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस एंड एनायन इज कॉल्ड एनाफोरेसिस। अब इस प्रोसेस का फायदा क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का सीधा मतलब है माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका फायदा क्या है, इससे हमें पता क्या चल जाता है, इससे हमें कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज पता चल जाता है हमें कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है। जिस इलेक्ट्रोड की तरफ भी मूव करेंगे उससे अपोजिट क्या होगा, उनके ऊपर चार्ज होगा। तो लिखिए इसमें, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, the movement of colloidal particles, the movement of colloidal particles, the movement of colloidal particles towards an electrode, अब इलेक्ट्रोड हमारा एनोड भी हो सकता है,
कैथोड भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ under the influence of under the influence of under the influence influence मतलब प्रभाव, है ना, किसके प्रभाव में, under the influence of electric field under the influence of electric field under the influence of under the influence of under the influence of electric field is called electrophoresis is called electrophoresis is called electrophoresis is called electrophoresis। ये पूरा साथ में लिखा है ना, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में आया। The movement of collider particle towards an electrode under the influence of electric field is called electrophoresis। ठीक है ना। आप इसमें पॉइंट 1 लिखिए, पॉइंट ए, द मूवमेंट ऑफ कैटायन मतलब कौन से आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन, जानते हो ना पहले से कैटायन मतलब, ठीक है। तो एक हम कैटायन का एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं यहाँ पर, कैटायनिक कोलाइडल सोल्व का, आप लोग भी देख चुके हो, कल ही बनाया था हमने, FeOH होल थराइड, और कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा था यहाँ पर, Fe+3 का, ये हम बना चुके हैं ना। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया इसका। द मूवमेंट ऑफ कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। या फिर एक काम करो, हम कैटायन हटा देते हैं, ठीक है ना, कैटायन आप समझ जाना। द मूवमेंट ऑफ लिख सकते हो कैटायन, द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, लिखो ना, हम एग्जाम्पल बाद में लिखवा रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल ब्रैकेट में लिख लो, कैटायन टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड is called cataphoresis। अब एग्जाम्पल लिख लो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व का, FeOH होल थराइड Fe+3। द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली charged colloidal particles, that is cation, towards negative electrode is called cataphoresis। अब एनाफोरेसिस के बारे में लिख के दिखाओ आप लोग हमें अपने मन से, एनाफोरेसिस के बारे में लिख लोगे आप, बन जाएगा। एनाफोरेसिस के बारे में क्या लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ब्रैकेट में एनायन टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनाफोरेसिस। एग्जाम्पल हम लिखवा दे रहे हैं। The movement of positively charged particles cation towards negative electrode called cataphoresis। ठीक है, B पॉइंट। The movement of
negatively charged colloidal particles ब्रैकेट में लिख लीजिए anion towards positive electrode is called anaphoresis. Example AS2 S3 S-2. बस 2 मिनट और लेंगे आप लोगों का। इट्स कॉल्ड एनाफोरेसिस। देखो याद करने वाली बात है नहीं, हम बता रहे बच्चों जैसी थ्योरी है, बिल्कुल भी दम नहीं है थ्योरी में। आप लोग अगर एक बार पढ़ बस लोगे तो याद हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, कोलाइडल पार्टिकल्स का अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाना, कोलाइडल पार्टिकल्स का अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाना, किसकी प्रेजेंस में, किसके प्रभाव में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर मूव करने वाला कैटायन है तो वो कैटाफोरेसिस कहलाएगी, और मूव करने वाला एनायन है तो वो क्या कहलाएगी, एनाफोरेसिस। तो इस लैंग्वेज में तो कोई दम नहीं है, पेज भरने वाली लैंग्वेज कहलाती है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो देखते ही याद हो जाती है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल याद करना है, क्योंकि अभी आप हार्डी-सूल्जे रूल पढ़ने वाले हो, तो हार्डी-सूल्जे रूल में भी हम यही एग्जाम्पल लिखवा देंगे वहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए ये वाला एग्जाम्पल और नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पर। अब होगा क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोगुलेशन हो सकता है? अभी आप कोगुलेशन की मेथड पढ़ने वाले हो कि कौन कौन मेथड से कोगुलेशन हो सकता है। क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोगुलेशन हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ पहुँचेगा ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। जैसे ही आप जानते हो कि कोलाइडल पार्टिकल्स मूव ही क्यों करते हैं, उनमें सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन, दूसरा ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो इनकी घट गई, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रल कर देगा, फिर नीचे आके क्या होना चालू हो जाएंगे, सेटल, मतलब इनका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो आपको कोगुलेशन की हम मेथड्स पढ़ाने वाले हैं, तो एक मेथड हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इससे भी हमारा कोगुलेशन हो जाता है। दूसरी भी कई सारी मेथड्स हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन ये भी एक मेथड है जिससे हमारा क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। तो लिखिए इसी में, नीचे से लिखिए, चलिए, as soon as colloidal particles reach to oppositely charged electrode, as soon as colloidal particles reach, पहुँचते हैं, as soon as colloidal particles reach to oppositely charged electrodes, get neutralized, hence, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, hence के बाद कॉमा लगाइएगा, hence get coagulate, क्या ये लैंग्वेज समझ में आई? जैसे ही as soon as, जैसे ही या जितनी ही जल्दी कोलाइडल पार्टिकल रीच पहुंचेगा टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, वो पहले क्या होगा, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होने के बाद कहाँ जमना चालू कर देगा, दीवार में या फिर नीचे की तरफ, मतलब हैंस वो तुरंत फिर क्या चालू कर देगा होना, कोगुलेट। एज सून एज कोलाइडल पार्टिकल रीच टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स गेट न्यूट्रलाइज, हैंस गेट कोगुलेट होता है। अब देख लें कि इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, तो लिखिए
इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ने वाले हो, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहला पॉइंट, indetermination of charge on colloidal particles। सही पॉइंट है। हाँ, पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन colloidal particles। पता कर सकते हैं हम इसके द्वारा कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जमा होगी उन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, है ना। तो हमें पता कर, जो पॉजिटिव पे जमा हो नेगेटिव, हालांकि एक बार में एक ही इलेक्ट्रोड की जमा होंगे, दोनों को आप कोलाइड को मिक्स करके नहीं ले सकते पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं तो वो कोआगुलेट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या आपको ये पता है कि डस्ट पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होता है, जो सीवेज का मल होता है, जो गंदगी, उस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है, जो चिमनी से कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है, वे सभी भी चार्ज पार्टिकल्स है। तो वो हवा के साथ आपको जो पता हो, जो आपकी बाहर की बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है कि आपको अपनी चिमनी से वही धुआं बाहर निकलने देना है जिसके पार्टिकल की रेंज इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो करते क्या है, यही इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वहीं पर जो दूसरे अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, वो वहीं पर आके गिर जाते हैं, तो वो हमारे धुएं के साथ हवा में घुल के ऊपर नहीं जाते हैं। ये एक वेस्ट मैनेजमेंट का या फिर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है आपका। दूसरा जो सीवेज वाटर होता है, जो सीवेज वाटर होता है उसमें भी कई प्रकार के हमारे पोल्यूटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके प्यूरिफिकेशन में भी ये मेथड काम आती है आपकी, है ना। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं सीवेज में, जो गंदगी होती है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो बड़े बड़े इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, वेरी हाई, खूब बड़े बड़े, तो वो इलेक्ट्रोड क्या कर लेते हैं, पूरे सीवेज की गंदगी को अपने तरफ खींच लेते हैं, तो वहाँ से सिर्फ गंदा पानी जाएगा आगे, ठीक है। मल मूत्र जो भी गंदगी है वो सब नहीं जाएगी बाहर, और फिर उस गंदे पानी को आगे जाके कई राउंड में उसको प्यूरीफाई किया जाता है, फिर जाके उनको नदियों में छोड़ा जाता है, जो भी आपकी नदियाँ हैं। यही तो हमारा आजकल चल रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है कि नदियाँ गंदी ना हो आपको, तो ये पूरी प्रोसेस चल रही है। तो इसमें भी ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट आपका लगाया जाता है। आप अभी ही कुछ दिन बाद एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड में ये सब पढ़ने वाले हो, तो लिखिए इन रिमूवल ऑफ impurities from sewage water, in removal of impurities from sewage water, last point और लिख लीजिए, in removal of carbon particles in removal of carbon particles from smoke, in removal of carbon particles फ्रॉम स्मोक्स। डायग्राम क्या करें, बना दे कि कल बनाना है, बनाना है, पक्का बना दे। वही दो यू आकार की नलियाँ हैं और कुछ नहीं है। चलिए तो फिर बनाइए फिर।
हम कैटाफोरेसिस शो कर दे रहे हैं, एक ही कोई शो कर दो आप, दो दो शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कैटाफोरेसिस शो कर दे रहे हैं आपकी। जो है हमारी प्रोसेस यहाँ पर सो हुई है, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोफोरेसिस है, लेकिन पर्टिकुलर क्योंकि कैटायन मूव कर रहा है तो एक कैटाफोरेसिस है। एक प्रकार की इलेक्ट्रोफोरेसिस है, लेकिन क्योंकि कैटायन मूव कर रहे हैं दैट्स व्हाई इट कैटाफोरेसिस। ये हो गया आपका इसका डायग्राम। और इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स भरने के लिए जो ये भरते हैं ना, यहाँ फनल लगी होती है आपकी। अब 2 नंबर में आना है, 2 से ज़्यादा का तो आएगा नहीं। अब आप देख लें आपको कितनी स्पीड का होता है। अगर आएगा तो 2 में आएगा। दो टॉपिक है, कल पढ़ेंगे आप लोग हार्डी-सूज़े रूल। आज ही पढ़ा दें क्या आप? 30 मिनट और लगेंगे और क्या पढ़ा दें? नहीं पढ़ाना है हमें, आपको जाना है तो बात अलग है, हमें तो पढ़ाना है। अभी हार्डी-सूज़े रूल पढ़ना है बेटा, फिर जाना है।
बन गया तुम्हारा आयुष? तो याद करो बेटा, बिना याद करे नहीं जाना है आज के टॉपिक। हो गए? हो गया याद? तो जब तक याद नहीं हो जाए जब तक नहीं आना है। इम्पोर्टेंस में एप्लीकेशंस में जो भी हमने लिखा है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम सीवेज वाटर, वहाँ सीवेज की स्पेलिंग सही कर लीजिए, CEWAGE, सीवेज, ठीक है, नॉट सीवेज, राइटिंग मिस्टेक, ओके, सीवेज। चलिए कर दे, ओके।